पीला पंजा चला करके तोड़ने का काम किया, जिससे साइबर अपराधों पर रोकथाम लगी। अगला प्रश्न है। आपने खंडे ब में जवाब दिया कि जो हेल्पलाइन आपने 1930 नंबर जो गठित की, जो 21 में हमारी सरकार ने शुरू की थी, 2022 में ईएमआई नंबर जो हमने ब्लॉक किए 1,11,823, सिम ब्लॉक किए 1,02,244, 2023 में ईएमआई हमने ब्लॉक किए 1,05,554 और सिम ब्लॉक किए 1,01,854। माननीय अध्यक्ष जी, साइबर क्राइम बढ़ा या घटा है? पिछले साल 2024 के अंदर आपने ये संख्या घटा के, जो लाख से ऊपर थी ना, आपने ईएमआई ब्लॉक किए 16,739 मात्र, और सिम आपने ब्लॉक किए 46,494, यानी कि 16%, 15% पे आप आ गए। और साइबर क्राइम कितना बढ़ा है, इसका भी आंकड़ा आप बता दीजिए। प्रश्न पूछिए। प्रश्न यही है साहब, इसका जवाब दें। क्राइम बढ़ा या घटा है, और ये आंकड़े सही या गलत है? एक। दूसरा, डिजिटल अरेस्ट जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर चल रहा है, इसके लिए सरकार कोई कानून बनाना चाहती है, नहीं बनाना चाहती है? ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा और मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने भरतपुर, उनको ही दो है, अभी दो ही पूछो। भरतपुर डीग का जो नाम लिया, अलवर का जो नाम लिया, आप मेरे को ये बताने का कष्ट करेंगे कि आपने साइबर फ्रॉड के नाम पर 50-50 लोगों को अरेस्ट किया, सिर्फ 2 लोगों को मुकदमे में रखा और बाकी को 151 में दिखा के छोड़ दिया। तो आप बताने का कष्ट करें कि कितने लोगों को अरेस्ट किया था, कितनों पे मुकदमे दर्ज किए, ये बताइए। मुकदमों में कितने को अरेस्ट किया है? मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष इनके समय पर जो अपराध हुए थे, अपराधों पर ये अंकुश नहीं लगा पाए थे। इनके राज में पुलिस जब दबिश देने जाती थी साइबर अपराधियों के घर पर, पुलिस पिटती थी और सत्ता पक्ष के लोग उनका समर्थन करते। आज उस अपराध पर अंकुश लगा है। हाँ, ये सही है। जो ये आंकड़ा तो सुनिए, जो ये आंकड़ा, तारीख बताएं, पुलिस का पीटी है, तारीख बताएं। आपने प्रश्न, माननीय नो हरिमोहन जी, हरिमोहन जी, और किसी को अनुमति नहीं है। ये जो आंकड़ा पेश किया है, ये सही है कि हमने 2024 में 46,994 सिम ब्लॉक किए हैं। हमारा जो अपराध पर अंकुश लगाने का तंत्र है वो प्रभावी हुआ है, और प्रभावी होने के साथ उन लोगों को उस काम पर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है। ये बात भी सही है कि अपराध दूसरे जिलों में जहां जहां फैला है उस पर प्रभावी तरीके से कार्रवाई करने के लिए हमारा साइबर क्राइम का जो तंत्र है पूरी तरह से काम कर रहा है। लेकिन हम ऐसे लोग नहीं हैं कि गांवड़ी में पुलिस दबिश दे, साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए आए और वहां पुलिस पिटे और इनके कांग्रेस के नेता जाने को उनको बचाने के लिए जाए। ऐसा अब नहीं हुआ। अगला प्रश्न है श्री गुरवीर सिंह। हो गया एक 3 प्रश्न। पॉलिटिकल भाषण नहीं चाहिए, पॉलिटिकल भाषण नहीं चाहिए अध्यक्ष जी, हो गया। पॉलिटिकल भाषण नहीं चाहिए। जो क्वेश्चन का जवाब तो दे। आ गया। एक भी जवाब नहीं आया। आ गया। एक भी जवाब नहीं आया। आ गया। नहीं आया तो अलग से आप लोग अलग से आ जाइए, अलग नियमों में आ जाइए। भाई उत्तर में थोड़ी कह सकता हूँ, ये दो उत्तर तो जो आया है से बढ़ के अलग क्या हो सकता है? अध्यक्ष आप बताओ, ये जवाब तक नहीं दे सकते। वहीं भरतपुर से आते हैं, वहीं के लोकल मंत्री है। अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब आ गया। मैं पूरक क्वेश्चन पूछना, प्रदेश की क्या बात? पूरे प्रश्नों सरकार की तरफ से। अध्यक्ष महोदय, बांकरोटा अग्निकांड को लेकर के मेरा प्रश्न है। जो अग्निकांड वहां हुआ, उसको तस्वीरें, उसकी वीडियोस पूरे देश भर ने देखी। 20 लोगों की जान गई, जल के मर गए, 42 साधनों का नुकसान हुआ। वो पूरे देश ने वो मंजर देखा। और जो संभावित कारण जवाब में दिए गए हैं अध्यक्ष महोदय, जो संभावित कारण जवाब में दिए गए हैं उसमें लिखा है, पेज नंबर 3 पैरा 4 सब पैरा 1 में लिखा है कि यू टर्न सावधानी पूर्वक नहीं लिया गया। उसी के साथ जो जवाब दिया गया है पेज नंबर 4 पैरा 4 सब पैरा 7 में, दोनों वाहन चालकों की लापरवाही से वाहन चलाने से एक्सीडेंट हुआ। माननीय, मैं आपको प्रश्न ही बता रहा हूं कि इसमें जो कट है, नेशनल हाईवे पूरे राजस्थान का जो सबसे व्यस्त, सबसे बिजी रहने वाला हाईवे है,
उसके ऊपर आपने ब्लैक स्पॉट्स छोड़ दिए। इतनी बड़ी घटना चली गई, वहां कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, वहां यू टर्न के लिए कोई मार्केशन नहीं है। मेरा निवेदन है, सारे के सारी जिम्मेदारी, सारी की सारी लापरवाही सिर्फ ड्राइवर्स पे छोड़ दी गई, किसी संबंधित अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं यही मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इस पर सारे अधिकारियों को क्लीन चिट किस वजह से दे दी गई? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि जो ये भाखरोटा का जो कांड हुआ था उसमें प्रमुख कारण तो ड्राइवरों की लापरवाही रही थी, लेकिन फिर भी यदि हम अन्य कोई सेफ गार्ड्स लगाते तो निश्चित रूप से इस दुर्घटनाओं को हम टाला जा सकता था। इन दुर्घटना की जो संभावनाएं थी उनको हम टाल सकते थे। उसमें ट्रैफिक साइलेंस लगा होता, टीबीएम रोड मार्किंग लगी होती, हाईवे स्ट्रीट लाइट लगी होती, तो शायद इन दुर्घटनाओं को रोका जा सकता था। अनाधिकृत कट जो थे, यदि हम इस रोड की बात करें तो इस पे ऊपर करीब 33 अनाधिकृत कट लगे हुए थे जो कई सालों से लगे हुए थे, और उसमें अभी जो हमने जो है उन कट को करीब 32 कट्स को बंद कर दिया गया। केवल एक कट जो रहा है उसको भी जो है दूदू से आगे जो है उसको बंद करवाया जाना शेष है, और राज्य सरकार जो है वो इसके बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। इसके अलावा जो कार्रवाई की गई है दोषी अधिकारियों के ऊपर, जो एक एनएचआई के जो आरओ अधिकारी थी उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया, और सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर है, और सरकार ये चाहती है कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अगला एक प्रश्न और पूछ सकते हैं। पूरक एक पूछ लेता हूं, ट्रांसफर से पूर्ति हो जाएगी, वो सबक जब तक नहीं सिखाओगे और कोई नुकसान होगा। मेरा ये, कोई भी सरकार आए, इतनी बड़ी घटना हो गई, आगे से ऐसा ना हो, जब तक आप एक उदाहरण सेट नहीं करोगे कोई बात मान सुनने वाला नहीं है। मेरा दूसरा जो पूरक प्रश्न है, ये जो हाईली इन्फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स को लेकर के साधन चलते हैं, इनकी स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे क्या गाइडलाइन है, और सरकार को इनके मॉनिटरिंग के लिए इनके पास क्या कोई डैशबोर्ड है? आज जीपीएस टेक्नोलॉजी के साथ पूरे जो ट्रकों का सिस्टम है उसको आप उसकी स्पीड मॉनिटर कर सकते हो, उसकी लोकेशन मॉनिटर कर सकते हो। तो सरकार ने क्या कोई ऐसी रणनीति, कोई तैयारी या कोई ऐसा किया है, प्लेटफॉर्म आपके पास है जिससे आगे इस घटनाओं को रोका जा सके? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये ज्वलनशील पदार्थ को जो परिवहन करते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन वाले, उनके लिए ऐसी कोई समयावधि तो नहीं निर्धारित की गई है, लेकिन भविष्य में इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट करने वाले जो परिवहन वाहन हैं उनको सुरक्षित बनाने के लिए, उनकी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, उनके प्रभाव को कम करने के लिए, चूंकि केंद्र सरकार द्वारा रूल्स बनाए जाते हैं तो मॉर्थ के द्वारा भी इसमें जो है जो नॉर्म्स है उनको रिव्यू किया जा रहा है। इसके अलावा हमारी सरकार ने, जैसे कि पिछले बार जो है केवल हम एक सप्ताह बनाते हैं, सड़क सुरक्षा सप्ताह एक सप्ताह बनाते हैं, एक पखवाड़ा बनाते हैं, लेकिन इस बार जो है 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक पूरे महीने को सड़क सुरक्षा सप्ताह बनाया गया, और सरकार जो है उसके लिए सड़क सुरक्षाओं को लेकर पूरी तरह से संकल्पित है। आगामी 10 वर्षों की भी इसमें कार्य योजनाएं बनाई गई है कि वर्ष 2030 तक 50% सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए और 2033 तक 75% सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। इसके लिए सड़क सुरक्षा ऑडिट का परीक्षण करवाया जा रहा है। सुरक्षा ऑडिट करवाना अनिवार्य कर दिया। आईरेट से भी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उनके इंद्राज करने के सुनिश्चित किया जा रहा है। आईटीएस प्रणाली को लागू किया जाता है। वेब पोर्टल का जो है लॉन्च कर दिया गया है। माय भारत पोर्टल को भी जो है अपलोड करना सुनिश्चित किया है। ब्लैक जो स्पोर्ट्स है उनके सुधारीकरण और निगरानी का भी कार्य किया जा रहा है। तो हमारी सरकार ने जो है आगामी वर्षों के लिए इस प्रकार की कोई दुर्घटनाएं न हो, तो दुर्घटनाओं को लेकर बहुत संवेदनशील है, और आने वाले समय में जो दुर्घटनाएं रेगुलर बढ़ रही है उनके ऊपर निश्चित रूप से जो हमें इसमें कमी दिखाई दी। अगला प्रश्न अध्यक्ष जी, हर प्रश्न में नहीं, हर प्रश्न में नहीं, 1 घंटे में एक प्रश्न दो, कोई बात नहीं, अधिकार हर प्रश्न में नहीं है। इंपॉर्टेंट कोई हो रह गया हो, इंपॉर्टेंट ही अध्यक्ष जी, 50 लोग मर गए दुर्घटना में जल के, एक भी दोषी नहीं माना, इससे इंपॉर्टेंट क्या होगा? एक व्यक्ति को दोषी नहीं माना गया। अगला प्रश्न नहीं अध्यक्ष जी, इस पे जवाब दिलवाइए। जो कमेटी आपने बनाई, इस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी थी? अवैध कट कितने दिन में बंद करने के निर्देश दिए थे, कितने दिन बाद वो बंद किए? सर, यदि पूरे राजस्थान में अवैध कटों की बात की जाए, इसी की प्रॉपर, तो इसकी तो जैसे ही हमारे पास जांच रिपोर्ट आई थी 33 कट थे इसी रोड के ऊपर, उसमें से हमने जो 32 बंद कर दिए, केवल 1 कट बाकी रहा है। और इसमें जो डीपीएस के पास में कट था उसमें भी वैकल्पिक मार्ग निकाल दिया गया है नरसिंहपुरा फ्लाईओवर से। जो रिपोर्ट दी थी कितने दिन में कट बंद करने की कही थी और कितने दिनों बाद वो कट बंद हुए, इतना ही पूछ रहा हूँ बस।
सर, हमने उसकी जांच कमेटी तुरंत बना दी गई थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर दी थी और तुरंत ही इसके ऊपर कार्रवाई करके जो 33 कट थे 2 महीने तक कट बंद नहीं हुए और एक कट तो आज तक भी बंद नहीं हुआ है। ये तो मॉनिटरिंग है सरकार की। श्री चुन्नीलाल, प्रश्न संख्या 95। माननीय मंत्री जी, जवाब मेरे पास आ गया है मंत्री जी। जवाब आ गया, आपसे जवाब आ गया कह रहे हैं माननीय मंत्री जी। अरे कह रहे जवाब आ गया है। माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में करीब 12 साल से समिति और बलकासा में पीएससी स्वीकृत हुई थी, लेकिन आज तक अभी तक 12 साल के बाद वहां बिल्डिंग नहीं बनी, ना पैसा आया है। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इतना लंबा पीरियड कैसे हो गया, भवन क्यों नहीं बना? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका भी तो टाइम आया था। तो जो अरे मैंने परिशिष्ट पर माननीय सदस्य को एनएचएम के जितने भी रूल्स हैं उसके बारे में मैंने अवगत करा दिया है। आपके जो नॉर्मल जो है, आपके सब सेंटर जो है नॉर्मल एरिया के अंदर 5000 की आबादी पे बनते हैं और हिली डिस्ट्रिक्ट, हिली एरियाज और डेजर्ट और ट्राइबल के अंदर वो 3000 पे होते हैं। पीएचसी जो है वो 30,000 की आबादी पे होती है नॉर्मल में, और ये स्पेशल जो कैटेगरी है उसके अंदर होती है 20,000 पर। सीएचसी 1 लाख पर दोनों में। माननीय सदस्य उत्तर सुनने के बाद दूसरा एक पूरक प्रश्न पूछिए। आपने जो प्रश्न पूछा है, आपने 2 भाग में पूछा है। अनुमति। आपने कहा कि लाबान और पीपलिया और जैतपुर को जो है आप इनको आप अपग्रेड करेंगे कि नहीं करेंगे। दूसरा आपने जो पूछा है कि जो पीएचसी बड़ा खेड़ा है और झाली जी का बाराना है, उनको आप सीएचसी बनाएंगे। ये आपने दोनों प्रश्न 2 भाग में आपने पूछे हैं। जो नियम के अनुसार आपका जो केशव राव पाटन का जो पंचायत समिति है उसमें नियम अनुसार होनी चाहिए 7, आपकी पीएचसी आपकी हैं 8, परंतु जो नैनवा जो है आपकी पंचायत समिति, इसके अंदर आपकी गुंजाइश है कि पीपलिया या जैतपुर में से एक आपकी जो है अपग्रेड हो सकती है, जिसको हम इसको शीघ्र केंद्र से इसकी स्वीकृति लेके आपके लिए इसको अपग्रेड कर देंगे। मेरा दूसरा प्रश्न पूछो कि मेरी विधानसभा में लाखेरी, केशवराय पाटन, इंदरगढ़ और करवर ये 4 सीएचसी है, लेकिन डॉक्टर्स की बहुत कमी है सर। केशवराय पाटन विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत पद हैं 9, लेकिन 5 ये 4 की कमी है और महिला डॉक्टर नहीं है। लाखेरी में 11 पदों की स्वीकृति है, 3 ही डॉक्टर हैं, 8 डॉक्टर्स की कमी है और महिला डॉक्टर नहीं है। ऐसे ही इंदरगढ़ में 6 डॉक्टर की पोस्ट है, 4 डॉक्टर है, 2 डॉक्टर कम है। तो वहाँ जो भी पीएचसी या पूरी बूंदी डिस्ट्रिक्ट में ये स्थिति है, डॉक्टर्स की बहुत कमी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी रिक्रूटमेंट करके डॉक्टर्स की पोस्टिंग करके और इन जहां मैं कह रहा हूं वहां महिला डॉक्टर की पोस्टिंग की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, राजस्थान के इतिहास में पहली बारी चिकित्सा विभाग के अंदर लगभग 50,000 गैजेटेड और नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स को हायर किया जा रहा है, जिसमें से 23,000 आ चुके हैं, जिसमें आपके एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर्स, लैब टेक्नीशियंस, असिस्टेंट रेडियोग्राफर्स। और मैं इस सदन को यह अवगत कराना चाहूंगा कि हमने लगभग 85% जो एफआरयूज हैं हमने उनको भर दिया है। एफआरयू जब भी चलता है जब वहां पर बच्चों का डॉक्टर, एनेस्थेटिस्ट और जो 3 डॉक्टर जो हैं, ऑर्थोपेडिक, एनेस्थेटिस्ट, बच्चों का डॉक्टर, ये जो होते हैं तब वो एफआरयू चलता है, सब बंद पड़े हुए थे। ट्रॉमा सेंटर्स को भी हमने चालू कर दिया है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके मार्फत पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि मई जून तक जब हमारी भर्तियां हो जाएंगी, आप लोगों के नॉन गैजेटेड और गैजेटेड पद है लगभग 75% आपके सबके भर दिए जाएंगे। धन्यवाद। अगला प्रश्न है श्री विनोद कुमार। प्रश्न संख्या 96 मेरे अध्यक्ष महोदय जवाब आ गया है। मैं पूर्व प्रश्न करना चाहूंगा। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के मापदंड अनुसार एडीजी कोर्ट के लिए 750 केसों का मापदंड है और राजस्थान सरकार जो कह रही है कि 1000 और 1200 का आंकड़ा होना चाहिए। इस संबंध में मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि
इसमें राजस्थान सरकार और माननीय उच्च न्यायालय का जो डिफरेंस है, इसमें स्पष्ट करे कि क्या मापदंड है। माननीय मंत्री महोदय। माननीय सदस्य का ये फरमाना सही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी मापदंड निर्धारित है और राजस्थान सरकार द्वारा भी मापदंड निर्धारित है। इन मापदंडों में करीब 1000 से 1200 प्रकरण सिविल के और इतने ही क्रिमिनल के प्रकरण होते हैं, तो विचार खोलने पे की जा सकती है वित्तीय संसाधनों की। ये मापदंड पुराने समय से निर्धारित किए हुए हैं और आवश्यकता अब महसूस भी की जा रही है कि मापदंडों में सुधार किया जाए और थोड़ा ठीक किया जाए, लेकिन इसमें भी विचार हो रहा है। आपके क्षेत्र में चूंकि मामला हाईकोर्ट की कमेटी के पास में लंबित था, हाईकोर्ट की कमेटी ने उस पर निष्कर्षण दिया और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के देखते हुए आपने जो अपनी मांग रखी है, अपने जनता की मांग रखी है, उस पर गंभीरता से विचार करें। अब हाईकोर्ट की मंत्री महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय की माननीय कमेटी द्वारा अगर यस की जाती है तो आप क्या खोलने का विचार रखते हैं या नहीं? माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी द्वारा रिकमेंड करने के उपरांत राजस्थान सरकार के मापदंड, राजस्थान सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधन, इन समग्र विचार करने के उपरांत खोलने पर निर्णय लिया जाता है। धन्यवाद। अगला प्रश्न है श्री रामकेश। प्रश्न संख्या 97 उत्तर आ गया। पूछे। अध्यक्ष महोदय, मैं बैठे 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 नहीं बोले, उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, बैठे हुए प्रश्न। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो उज्ज्वला योजना में पात्रता की शर्त जो बताई है, उस शर्त में आपने 14 बिंदु लिखे हैं और 14 सूत्रीय घोषणा के अनुसार इसमें जो भी पात्र लोग हैं उनको आप उज्ज्वला में गैस सिलेंडर देंगे। तो मैंने इसका पूरा एनालिसिस किया। इसमें एसटी, एससी, एमबीसी, प्रधानमंत्री आवास, अंत्योदय, एससीसीसी और इसमें सारे के सारे अगर इनको लिया जाए तो करीब 5 करोड़ जनसंख्या राजस्थान की इसमें। प्रश्न पूछो। 5 करोड़ जनसंख्या इसमें कवर हो जाती है। तो मैं आपसे पहला सवाल तो ये करना चाहता हूं कि ये 5 करोड़ में से आपने उज्ज्वला के कितने कनेक्शन दिए? और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि इसी तरीके से आपने गंगापुर विधानसभा का जो मैंने लगाया, तो गंगापुर विधानसभा में आपने बताया कि 1668 कनेक्शन दिए हैं, जबकि इसकी पात्रता को अगर देखते हैं तो करीब 2.25 लाख जनसंख्या इसमें पात्रता में आती है। तो 2.25 लाख में से आपने केवल 1668 कनेक्शन ही दिए हैं, बाकी के कनेक्शन कब तक दे देंगे? क्या विचार है सरकार का? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय उपनेता प्रतिपक्ष जी को बताना चाहूंगा कि जो इनका पहला प्रश्न की 5 करोड़ की जो इन्होंने रखा कि 5 करोड़ पात्रता ये नहीं, अभी राजस्थान में हमारे अभी कुल कनेक्शन राजस्थान में लगभग 1 करोड़ 83 लाख कंज्यूमर को दिया जा चुका है सबके पास, जिसमें से उज्ज्वला योजना में 73,82,000 कनेक्शन दिए गए। ये योजना जब 1 मई 2016 में लाई गई थी तब टारगेट इसका 5 करोड़ था। उसके बाद लक्ष्य बढ़ाते हुए अभी उज्ज्वला योजना में पूरे भारत में 10 करोड़ 33 लाख का जो कनेक्शन दिए जा चुके हैं, इसका लक्ष्य पूरा हो चुका है और राजस्थान में 73,82,000 कनेक्शन है। दूसरा प्रश्न आपका कि गंगापुर सिटी के लिए, तो गंगापुर सिटी में आपके जो पुराना जिला था जो अब नहीं है, उसमें 74,000 कनेक्शन थे उसमें पूरे में जो पुराने में, और आपके अभी उज्ज्वला योजना में लंबित कनेक्शन है 550 जिन्होंने आवेदन किए हुए, जिसमें एचपीसीएल में 130, बीपीसीएल में 92, आईओसीएल में 328, कुल 550 कनेक्शन लंबित है। पर यह बात माननी पड़ेगी हम सबको कि ऐसी योजना भारत में आई जिसने पिछले 2016 के बाद 8 साल में ही लगभग 10 करोड़ 33 लाख
कनेक्शन दिए गए, पूरे भारत में बदलाव लाया। ये एक ऐसी योजना जो भारत में असंभव थी, जिसमें नहीं, मैं आप ही का जवाब दे रहा हूँ, कितनी खुशी की बात है आपको अध्यक्ष जी। इस योजना से हम जिस रेगिस्तान क्षेत्र में आते हैं, माताएं बहनें कितनी परेशान होती थी। उस समय एक समय था जब ये विपक्ष वाले ही मजाक बनाते थे कि गांव में कैसे गैस कनेक्शन जाएंगे। इन्होंने गांव की महिलाओं को कम आंका था और माताओं बहनों ने ऐसी योजना को जोरदार सफल बनाया कि उपनेता प्रतिपक्ष भी ये प्रश्न पूछ रहे हैं बात का। अगला एक प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2014 में गैस का कनेक्शन मिलता था, सिलेंडर मिलता था 410 रुपए में। इस 410 रुपए के सिलेंडर को सरकार ने कर दिया 810 रुपए का। ये प्रश्न में दुगना और दुगने में भी आपने केवल गैस दुगने में भी आप इसमें पात्रता जो आपने ये 14 बिंदु बनाए हैं, ये 14 बिंदु में करीब 5 करोड़ जनसंख्या राजस्थान की कवर होती है। क्या आप इसमें कनेक्शन देने की स्थिति में हो? आज आप कनेक्शन दोगे इसमें? एक पहला प्रश्न। और दूसरा आप बताइए, गंगापुर में मात्र 1668 कनेक्शन और बाकी के लोगों को कब कनेक्शन देंगे आप? दूसरी बात ये है, एक ही प्रश्न पूछे, इसका ही जवाब दीजिए आप। जवाब दिलाओ। माननीय अध्यक्ष जी, उपनेता जी ने कहा कि 410 में सिलेंडर मिलता था। आपने उज्ज्वला का प्रश्न पूछा है, तो उज्ज्वला लाभार्थियों को आज भी 10 साल बात है। अब मैं उत्तर केवल उज्ज्वला की चर्चा होगी। आप ऐसे आप सामान्य है माननीय जी। आपने 410 में सिलेंडर आज से 15 साल पहले जो आप कह रहे हो मिलता था। उज्ज्वला लाभार्थी जो 73,82,000 है, उन्हें आज भी भजन लाल जी शर्मा की सरकार में 450 में मिल रहा है 15 साल बाद भी। और आपने गंगापुर सिटी का पूछा, गंगापुर सिटी में 74,000 कनेक्शन, और आप जो राजस्थान के 8 करोड़ की आबादी बता रहे हैं, तो मैं आपको इसीलिए आंकड़ा बताया कि 1,83,68,000 कनेक्शन राजस्थान में टोटल है, जिसमें उज्ज्वला योजना में 73,82,000 है। ज्यादातर कवरेज हो रहा है और आप विश्वास कीजिए मोदी जी और भी उज्ज्वला लेके आएंगे, बाकी किसी को नहीं रहने देंगे। उसमें से सब्सिडी आपने दे दी क्या? कितने लोगों को सब्सिडी? अर्जुला झिंगर कितनी सब्सिडी बाकी है आप बताइए? 3 हो गए। अर्जुला झिंगर। प्रश्न संख्या 98। माननीय मंत्री जी, सब्सिडी तो आगे मान्य 3 की भी सब्सिडी नहीं आई, वही तो पूछ रहे हैं। अगला प्रश्न हो गया माननीय मंत्री जी। ये तो फॉर्मेलिटी हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी हाँ। अगला प्रश्न हो गया माननीय विपक्षी नेता। तो यहाँ लगने के बाद में भी साहब जवाब कोई मतलब थोड़ी है। आपके तो कोई मतलब ये सरकार की तरफ से कोई जवाब सुनने के लिए थोड़ी बैठे। कोई क्वेश्चन माननीय सदस्य ने लगाया, जवाब तो आए। जवाब आ गया, जवाब ही नहीं आ गया। आपके अनुकूल आए, एक भी जवाब नहीं आया। अनुकूल आए। ये बताते कि कितने कनेक्शन आज की तारीख में देने की स्थिति में है और कितनी सब्सिडी पेंडिंग है। आप अलग नियमों में आइए। उत्तर ठीक नहीं है तो अलग नियम कर दिया, मैं आपकी चर्चा करूंगा। यदि किसी को अध्यक्ष महोदय अलग नियम बने हुए हैं, आप नियम में आइए, मैं चर्चा करूंगा। जी हाँ, नीति के प्रति परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है। खंड 2 जी हाँ, ये मंदिर देवस्थान विभाग द्वारा नियंत्रित एवं प्रतिबंधित नहीं होकर एक अराजकीय मंदिर है, जो कि विधानसभा क्षेत्र कपासन के ग्राम आली, तहसील चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विगत 5 वर्षों में इस मंदिर में सरकार द्वारा कोई कार्य नहीं करवाया जाकर कोई भी राशि व्यय भी नहीं की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या पिछली भाजपा सरकार के समय शनि महाराज मंदिर के विकास के लिए डीपीआर बनाने की स्वीकृति हुई और डीपीआर बनी? यदि डीपीआर बनी तो फिर मंदिर के विकास के लिए कार्य क्यों नहीं किए गए? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इस संबंध में जानकारी